आज हम आपसे कुछ ऐसे आखिरी समय में जब आपका एग्जाम नजदीक में है और आपकी तैयारी आपको लग रही है कि बहुत परफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में कुछ है, एक प्रैक्टिस सेट आप कह लीजिए, एक आपका माइंड का एप्लीकेशन कह लीजिए, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी का जो प्रारूप है वो है कैसा। क्या आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए एकदम परफेक्ट रूप से तैयार हैं, या यदि कोई कमी है तो उस चीज को आज आप बहुत उस चीज को एक बार और अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से को ध्यान में रखते हुए दृष्टि जुडिशरी के द्वारा आपसे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन का डिस्कशन क्या, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक चीजें कि आपको इस सवाल को देखने के बाद कितना आपको फील हो रहा है कि इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व करने में सक्षम है। तो इसी के तहत हमारे 75 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आरजेएस जो एपीओ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए, पहला जो सवाल है वो सवाल आपका आर्म्स एक्ट से है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्म्स एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्म्स एक्ट, (1959), the term ammunition means गोला बारूद। हिंदी, that is a गोला बारूद। ammunition does not include। अगर आप आर्म्स एक्ट देखते हैं तो आर्म्स एक्ट में 1959 में अगर हम इसके डिफिनीशन क्लॉज में जाएं और यदि हम आर्म्स एक्ट के ऑब्जेक्टिव में जाएं तो आर्म्स एक्ट ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ही है आर्म्स एम्यूनिशन के बारे में। तो उसके डिफिनीशन क्लॉज में हमें सबसे पहले फोकस करना होगा, अर्थात जो उसकी परिभाषा खंड है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिभाषा जो खंड है, जो आपकी धारा 2 में दी हुई है, उसके बारे में आपको सबसे पहले जो आर्म्स का मतलब क्या होता है, एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या मतलब होता है, फायर आर्म्स का मतलब क्या होता है, लाइसेंस अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इस डिफिनीशन क्लॉज में जाएंगे। और यदि हम आर्म्स एक्ट के बारे में बात करें तो आपके सिलेबस में सेक्शन 1 से लेकर 2 तक और सेक्शन 3 to 12 and 13 तक आपसे यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक एक सिलेबस आपका डिफाइन है। और ये थोड़ा बहुत आर्म्स एक्ट के बारे में आप जानते हैं। तो ये फोर्स में जब आया, ये था 1 और 1962 को जब ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो आर्म्स एक्ट का डिफिनीशन क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का। आप उस पार्ट को एक बार देखिएगा। लाइसेंसिंग की अथॉरिटी कौन है, किसके पास वो अथॉरिटी है, ये सारे प्रोविजंस आप एक बार देखेंगे तो आर्म्स एक्ट के सवाल। और डिफिनीशन क्लॉज में 2-3 क्लॉज, एम्यूनिशन, आर्म्स, फायर आर्म्स, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इस टर्म के हिसाब से देखें तो रॉकेट एंड बम्स, फ्यूजेस एंड फिक्शंस, मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन एंड पिस्टल। तो पिस्टल जो टर्म है ये आपका एम्यूनिशन के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आता। आप अगर ऐसे भी हिंदी में जान रहे हैं तब भी आपको समझ में आया कि गोला बारूद के अंदर पिस्टल नहीं आएगा। तो इस स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। लेकिन कभी कोई सवाल पढ़ने से पहले, जैसे आर्म्स एक्ट आया तो आर्म्स एक्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में बना हुआ है, कब ये आया, कब ये इन्फोर्स हुआ, ये इनैक्ट एसेंट कब प्राप्त किया, 23 दिसंबर 1959, एक्ट कब का है, 1959 का। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर रखनी होगी। डिफिनीशन क्लॉज पर यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। और यदि कहीं पर आप इस चीज को मिस कर रहे हैं तो आप एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा। और ऐसी स्थिति में आर्म्स, फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इन शब्दों के बारे में आप एकदम क्लियर हो जाइएगा। ठीक है। डिफिनीशन 2 मैंने बताया, एम्यूनिशन के बारे में ये सारी चीजें आपको बताई। सेक्शन 125 of the Indian Evidence Act. Section 125 of the Indian Evidence Act protect information as to commission of the offenses of the following. देखिए, यदि आप इंडियन एविडेंस एक्ट में जाते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 118 से लेकर
134 तक या 136 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 134 तक अगर आप जाएंगे, 1182 134, यहां से बहुत सारे आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको 118 से भी सवाल पूछा जाता है, जिसे हम डंप विटनेस कहते हैं। 1120 121 123 जो स्टेट के अगेंस्ट में है। फिर आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको एडवोकेट के बारे में पूछा जाता है। तो इसी के तहत सेक्शन है 1 to 5। तो 1 to 5 में कह रहा है कि ऑफेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा ऑफेंस है जो आता है, ये नन ऑफ द अबव है। क्योंकि इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो सेक्शन 1 to 5 वो बात करता है, और वो कहता है नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर shall be compelled to say when else got any information as to the commission of the any offense, and no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offense against the public revenue। तो सीधा सा मतलब जो ऑब्जेक्ट है 125 से 118 से लेकर 134 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जहां पर आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आपको प्रोटेक्टिव जो कम्युनिकेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, मजिस्ट्रेट एंड जज का, जो विटनेस के बारे में है कि कौन विटनेस हो सकता है, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान आपको 118 से दिए गए हैं, ये सारे प्रावधान आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, विशेषकर प्री एग्जाम में। तो एक बार इसके इंडेक्स को आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी ये पॉइंट हैं, उस पॉइंट को एक बार आप देखने का प्रयास करिएगा, तो आपके आसानी से बहुत सारे सवाल यहां से भी कवर हो सकते हैं। अगला जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब मान लीजिए यहां पर आपको सवाल पूछ लिया गया, और सवाल क्या पूछा गया कि अब आप बताइए कि ये केस किससे संबंधित है। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, नवाब वली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। तो आप देखिए कि कौन कौन से केस लॉस आपको आ रहे हैं। मान लीजिए आपको नवाब अली का केस नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि नवाब अली का केस का आंसर क्या होगा, किससे है, केहर सिंह बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का चीजें आपसे नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। नवाब वली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कॉमन ऑब्जेक्ट से संबंधित है। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये जो जजमेंट है ये आपका कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये दिखाना होगा कि कौन किससे है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अर्थात 2, नवाब अली कॉमन ऑब्जेक्ट 4, राइट टू प्राइवेट डिफेंस 1 और कॉमन इंटेंशन 3। तो 2413 जहां पर भी आपका मैच कर रहा है और वो मैच आपका ऑप्शन कर रहा है सी, तो आपकी स्थिति में आपका सी सही होगा। तो जहां पर भी ये मैच कर रहा है वहीं पर आपका ऑप्शन वो सही होगा। आगे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब यहां पर सीआरपीसी से संबंधित सवाल, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस मींस एफआईआर, तो एफआईआर कहां पर है? 154। examination of the witness by the police, medical examination by the victim of rape, report of police officer on the completion of the investigation। तो ऐसी स्थिति में आपको कहां पर आएगा? 161, 164A और 173, अर्थात यहां पर आपका पुलिस रिपोर्ट आ गया। इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केस, जहां पर एफआईआर आपका दर्ज हो गया। इंफॉर्मेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, when police officer start an investigation and during the investigation record the statement of the witnesses
under section 161 of the CRPC, medical examination of the victim of rape, section 164A, and report of the police officer on the completion of the investigation means police report. तो police report submitted under section 173 of the Code of the Criminal Procedure 1973. तो ये पॉइंट आपको याद हो, सेक्शन बेस है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि सेक्शन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन योर सिलेक्शन। अगर आपको सेक्शन नहीं याद है, धाराएं नहीं याद है, चाहे वो एविडेंस एक्ट की हो, चाहे वो इंडियन पीनल कोड की हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो लैग कर रही है। तो पहला काम, आपको सेक्शन आप ऐसे चलते हुए पढ़ते हुए कुछ उसका इंडेक्स आप रटते हुए चलिएगा, जैसे आपको चीजें भूले ना, और साथ इंडेक्स में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स अगर आपका गलत हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है, इसलिए सेक्शन आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर आपका ये होगा। और जो आपका दिया है ए। Which of the following cases is not related with section 84 इंडियन पीनल कोड? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि सेक्शन 84 जो जनरल एक्सेप्शन की बात करता है 76 से लेकर, जहां पे मिस्टेक्स के बारे में बात करता है, उसके बाद एक्सीडेंट, फिर नेसेसिटी, फिर क्या कहते हैं अनसाउंड माइंड, फिर इंटॉक्सिकेशन, फिर कंसेंट, फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो वेरियस प्रकार के जनरल एक्सेप्शन आपसे बात किए गए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर आप सेक्शन 84 की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा केस है जो धारा 84 से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा केस है जो 84 से संबंधित नहीं है? तो ऐसी स्थिति में आर वर्सेस रुडले एंड स्टेपेंसन का जो केस है, स्टीफेंसन का जो केस है, ये जो केस है, ये केस आपका 81, जिसे हम नेसेसिटी कहते हैं, जिसे हम नेसेसिटी कहते हैं, इससे संबंधित है। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। और आप जानते हैं कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट को आपने बहुत बार पढ़ा भी है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी ऐसा सवाल आए तो पहले ये देखिए कि कौन सा डायरेक्ट लैंडमार्क जजमेंट है जो किसी सेक्शन से रिलेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन का जो केस है वो सेक्शन 81, जिसे हम नेसेसिटी कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं, उससे संबंधित है। तो 84 से ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका बी होगा। और जितने भी केस हैं स्टेट ऑफ एमपी बनाम अहमदुल्ला, चाहे दया भाई छगन भाई ठक्कर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, असरुद्दीन अहमद वर्सेस किंग, तो ये सारे, अगर मान लीजिए ये 3 जजमेंट आपको नहीं आ रहे हैं और आपको सिर्फ एक जजमेंट आ रहा है और वहां पर नॉट पूछा हुआ है, तब भी आप इसका सवाल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है। और ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा सा सीधा आंसर दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं। तो ऐसे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप एग्जाम को लेने में कितने ज्यादा सक्षम हैं। बहुत सा आसान सा सवाल है। As per the Criminal Law Amendment Act 2013, the right of private defense of the body extend to the voluntary causing death or any harm to the assailant if the offense that occasions the exercise of this right is an act of। तो सीधा सा सीधा मतलब है कि अगर आप सेक्शन 100 में जा रहे हैं तो सेक्शन 100 में आप सीट अटैक, एक न्यू टर्म 2000 उसमें जोड़ा गया 2013 में, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इंडियन पीनल कोड में 96 to 106 है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी स्टेट। तो ऐसी स्थिति में स्टेट ने लोगों को कुछ राइट प्रोवाइड किए। यदि कोई ऐसी रीजनेबल अप्रीहेंशन होता है कि जिस समय आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी इन डेंजर होती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने राइट और प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के उसमें एसिड अटैक को भी जोड़ दिया गया। तो बहुत सा नॉर्मल सा सवाल था, बहुत कठिन नहीं है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये दोनों जो सवाल हैं
ये आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित है। ये दोनों सवाल आपके सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है। ये दोनों जो सवाल आपके हैं ये आपके सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है, जो आपको मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन से संबंधित है, जहां पर जोड़ा गया है। लेकिन ये जो एसिड अटैक है, ये टर्म आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बॉडी के पार्ट में जोड़ा गया है। जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम उस नेक्स्ट पार्ट पे आपसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 डील्स विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक तरह से आप जानिए कि अगर आप जेजे एक्ट देखते हैं, अगर आप जेजे एक्ट देखते हैं 2015 का, तो जेजे एक्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, प्रेजेंट टाइम में भी है, और जेजे एक्ट का महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जेजे एक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपके एपीओ के सिलेबस में हम देखें तो जेजे एक्ट में बहुत लिमिटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। लिमिटेड सवाल इज मींस बहुत लिमिटेड सेक्शन है। और यदि हम आपके सिलेबस को देखें तो आपके सिलेबस में सेक्शन 1 से लेकर 2 तक, जहां से आपको सवाल, क्योंकि सेक्शन 2 में आपका डिफिनीशन क्लॉज है, और डिफिनीशन क्लॉज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सारे चीजें आपको वहीं से डिटरमाइन करनी होती हैं, तो ये पार्ट है। फिर उसके बाद आपको 4 to 9 और फिर 10 to 26 तक, ये जो प्रावधान है ये जेजे एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्योंकि जेजे एक्ट और सेक्शन 4 आपका जो बोर्ड के बारे में बात करता है, जेजे बोर्ड के बारे में बात करता है। तो ऐसी स्थिति में किशोर जो बोर्ड है, इसके बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन गेन करना होगा। और अगर आप थोड़ा जेजे एक्ट की हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं तो आपको पता है कि जो जेजे एक्ट है ये 15 जनवरी 2016 को इन्फोर्स हुआ। कब इन्फोर्स हुआ? 15 जनवरी 2016 तो ये क्या हो गया? इन्फोर्स हो गया। और ये एक तरह से जो चिल्ड्रन है उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सच ए इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। तो ऐसी स्थिति में आपको जस्ट जेजे बोर्ड के बारे में थोड़ा, उसके कंपोजिशन, उसके पावर्स के बारे में जानना होगा, जो आपसे ऑलरेडी सेक्शन 4 to 9 के बीच में दिया हुआ है। किस मजिस्ट्रेट को पावर है या नहीं है, कैसी शक्तियां हैं, इसके बारे में आपको देखना होगा। अगर कोई जस्टिस है, कोई बच्चा है, अगर हीनियस क्राइम करता है तो हीनियस क्राइम के लिए ऐसी स्थिति क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपसे नॉर्मल जो सवाल हैं, जो आपके डिफिनीशन क्लॉज से ही कवर हो जाएंगे, बेसिकली आप उसको कनेक्ट करके आगे अगर पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और आपने पढ़ा भी होगा। तो आप एक बार देखने का प्रयास करिए कि कितना उन सवालों को करने में आप सक्षम हैं। तो पहला ये सवाल यही कहता है कि सेक्शन 12 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है। तो सीधा से सीधा एक धारा ही पूछ लिया। मैंने आपसे कहा कि इंडेक्स हर पार्ट का इंपॉर्टेंट है, तो ये सीधा सा कहता है बेल इन द पर्सन alleged to be conflict with the law, conflicted। ठीक है, तो सेक्शन जो 12 है वो आपका ये बात करता है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोविजन टू बेल टू ए पर्सन इज ऑपरेटली ए चाइल्ड alleged to be a conflict with law। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। तो इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। As per Section 8 of the Rajasthan Public Examination Prevention of the Unfair Means Act 1992, which authorities are empowered to amend the schedule। सीधा सा मतलब है कि कौन सी अथॉरिटी होगी, तो अथॉरिटी का मतलब होगा कि जब राजस्थान के लिए बनाया गया है और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन है, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी एम्पावर्ड टू अमेंड द शेड्यूल, तो शेड्यूल का पावर डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट को नहीं होता है, क्योंकि पावर मेन का काम कौन होता है? लेजिस्लेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में सीधा काम आपका स्टेट गवर्नमेंट होगा। बिना किसी डाउट, अगर आप बिल्कुल भी एक्ट नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में आपका माइंड यहां पर क्लियर होना चाहिए। कभी कभी हाई कोर्ट को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हाई कोर्ट जो रूल्स बना सकता है वो सीपीसी में बना सकता है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक जो लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, यहां पर जो नियम बनाने का काम करेगा वो स्टेट लॉज करेगा। तो अगर कोई एग्जामिनेशन में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट होगा, और इसका सही आंसर होगा सेक्शन 8 जो आपका राजस्थान का जो अनफेयर, जो प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मींस एक्ट है, वो पावर टू अमेंड द शेड्यूल की बात करता है। और ये पावर किसके पास बेस्ड किया है? ये पावर बेस्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास।
The state government may by notification in the official gazette include in the schedule any other public examination in respect of which is considered necessary to apply the provision of this act, and upon the publication in the official gazette the schedule shall be deemed to have been be amended accordingly. So means state government, राज्य सरकार ऐसा करेगा. As per the Arms Act 1959, the term magistrate mean, मैंने आपसे सीधा बताया कि मजिस्ट्रेट के बारे में पूछा गया, तो मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा अगर यहां पर यूज किया गया. ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि सीआरपीसी में अगर मजिस्ट्रेट का शब्द का यूज किया गया तो क्या होगा, तो यहां पर कहा गया कि एज पर द आर्म्स एक्ट. तो क्योंकि आर्म्स एक्ट में जो लॉ बना है वो एग्जीक्यूटिव लॉ है, तो यहां पर जो मजिस्ट्रेट होगा, जो लाइसेंस अथॉरिटी देने वाला व्यक्ति होगा, वो एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशियल नहीं होता. यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं किया, बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उसको अथॉरिटी कंट्रोल करेगा, जो आर्म्स को कंट्रोल करेगा, एम्युनिशन को कंट्रोल करेगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर हो. तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दायित्व किसके पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. तो यहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, ना कि जुडिशियल स्पेशल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है. इसलिए स्पष्ट आप अगर मजिस्ट्रेट की परिभाषा में जाएंगे तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा. लेकिन सीआरपीसी में जुडिशियल अगर मजिस्ट्रेट टर्म का हुआ तो इस मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अगर एग्जीक्यूटिव का टर्म है तो उसका मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसका हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है. आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, रेफरेंस के बारे में, तो यहां पर वो चीजें आप समझिए कि यहां पर मजिस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट. एज पर द प्रोविजन ऑफ SC/ST एक्ट, देखिए SC/ST एट्रोसिटीज जो एक्ट है, और जिसमें एट्रोसिटीज मींस अत्याचार, जो SC/ST हैं उनके अत्याचार के बारे में जो सवाल पेनाल्टी के बारे में या ऑफेंस के बारे में बताया गया है. तो SC/ST एक्ट है बहुत छोटा सा एक्ट, लेकिन कभी कभी यहां से सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं. और बेसिकली अगर आप उसके डिफिनीशन क्लॉज में जाएंगे तो बहुत कम सवाल है. डिफिनीशन क्लॉज में लगभग 4 से 5 क्लॉज हैं, आप उसको देख लीजिए. सिर्फ उनमें एट्रोसिटी को बताया कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो किया गया है. अब एट्रोसिटी सेक्शन 3 जो आपका SC/ST एक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. तो इसके बारे में जब आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो आपको इसी में से आएगा कि पनिशेबल अगर कोई मेंबर कोई SC/ST कम्युनिटी का नहीं है और वो फॉलोइंग ऑफेंसेस करता है तो उसके लिए पनिशेबल क्या होगा, कितना दंड होगा. तो SC/ST एक्ट में कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द SC/ST एक्ट 1989, whoever not been a member of scheduled caste makes a member of a scheduled caste to be beggar or other form of force or bonded labor other than any compulsory service for the public purposes imposed by the government shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 7 years and with fine. Whether this statement is a correct or not, मान लीजिए यही एक से सवाल आपसे पूरा पूछ लिया और इतना बड़ा दे दिया. सवाल देखकर मत घबराइए, सवाल बहुत आसान है. सिर्फ ये पूछा कि स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, सिर्फ यहीं से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा रहा है. तो जब आप इस स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब स्टेटमेंट ये करेक्ट क्यों नहीं है, स्टेटमेंट ये करेक्ट क्यों नहीं है, तो अगर आपने देखा है तो स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है कि पनिशमेंट जो इसमें दिया गया है, जो पनिशमेंट इसमें दिया गया है वो पनिशमेंट सही नहीं है. पनिशमेंट कितना है, 6 मंथ. पनिशमेंट कितना है, 6 मंथ, और विच में एक्सटेंड 5 ईयर. तो पनिशमेंट कितना है, 6 मंथ, एंड विच में एक्सटेंड 5 ईयर विथ फाइन. तो वहां पर जो पनिशमेंट है वो गलती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इज नॉट करेक्ट. Which section of IPC deal with the doctrine of transfer of malice? देखिए IPC का ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के बारे में बात करता है, अर्थात शरीर के विरुद्ध जो अपराध है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी. अब यहां पर जब आप 299, 300
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 एंड 310। तो यहां से आपको कहीं से भी सवाल पूछा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके माइंड में इतने जो सेक्शंस हैं ये एकदम क्लियर होने चाहिए कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो डॉक्ट्रिन है आपको पता है कि सेक्शन 301 से संबंधित है, लेकिन आपको इतने जो सेक्शन है जो इससे कनेक्टिंग है, ये सारे सेक्शंस आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्रिएट होने चाहिए, इसमें आपको कोई छोड़ना नहीं है। ऑफेंसेस अगर प्रॉपर्टी में जब आप पढ़ रहे हैं तो ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहां से संबंधित सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछेगा और एग्जामिनर जानने की कोशिश भी करता है कि इसमें है क्या। ठीक है, तो इतने सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए लगातार, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। गैप क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहां पर गैप आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो सिद्धांत है वो सेक्शन 301 पर बेस्ड है। Which of the following has not been mentioned as the ground under section 24 of the Indian Evidence Act, rendering a confession by an accused person irrelevant? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सेक्शन 24 में जाएं तो सेक्शन जो 24 है वो बात करता है कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रीट और प्रॉमिस व्हेन irrelevant। तीन टर्म है, कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रीट और प्रॉमिस। तो ऐसी स्थिति में इंड्यूसमेंट टर्म इज राइट, प्रॉमिस इज राइट, थ्रीट इज राइट, बट डिसीट इज नॉट राइट टर्म। डिसीट जो टर्म है, इस टर्म का प्रयोग सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं किया गया। तो आंसर क्या इसका होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। तो आपको सीधा से सीधा सेक्शन 24, मैंने कहा कि जितने भी सवाल मैं आपसे प्रैक्टिस कर रहा हूं उसमें मोर देन अबव मींस 50 के अबव आप समझ लीजिए 60% सवाल आपके कहीं ना कहीं सेक्शन बेस्ड हैं। और अगर आपने सेक्शन सही से याद कर लिए तो 60% सवाल आप राजस्थान एपीओ का ऐसे ही कर लेंगे। सेक्शन नहीं गलत होने चाहिए। Which section of the POSCO Act 2012 state that whoever being in the management of the staff of an educational institution or religious institution commits a penetrative sexual assault, penetrate किया जा रहा है, penetrative sexual assault on a child in that institution is said to be commit aggravated penetrative sexual assault। aggravated का मीन्स होता है ग्रीवियस, गंभीर प्रकृति का। अब आपने पहले तो नॉर्मल प्रकृति का, पेंट्रेटिव मतलब एक तरह से नॉर्मल प्रकृति का है, लेकिन जब वो एग्रीवेटेड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह ग्रीवियस रूप से। तो पास्को एक्ट बहुत आसान सा एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और आपके उसमें बहुत लिमिटेड सवाल भी पूछा गया है। तो थोड़ा पास्को एक्ट के बारे में मैं आपको बता भी दे रहा हूं और अपने माइंड में आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। बहुत आसान पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने कहा कि पास्को एक्ट में जनरली जो चीज पूछी गई है वो आपको सेक्शन 1 से सेक्शन 12 के बीच में पूछा गया है। अगर जो पास्को एक्ट में आप बात करते हैं तो पास्को एक्ट मूलतः 3 टाइप ऑफ ऑफेंस की बात करता है। पहला जो ऑफेंस की बात करता है वो ऑफेंस है आपका असॉल्ट, जिसे हमने सेक्सुअल असॉल्ट कह दिया। दूसरा जो ऑफेंस उसने बात किया, उसने किया हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। और तीसरा जो मैंने बात किया वो ऑफेंस की बात करता है पोर्नोग्राफी पर्पजेस। तो आप में ये पोर्नोग्राफी पर्पजेस का जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके पास क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट, 2 टाइप ऑफ जो ऑफेंसेस हैं, जो 3 टाइप ऑफ ऑफेंसेस अंडर द पास्को है, उसमें से 2 टाइप ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। और इसी के तहत जब आप इसको शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला होता है आपका पेंट्रेट अर्थात पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो डिफिनीशन है वो 3 और पनिशमेंट कहां पर है? 4। किसमें है? 3 एंड अब एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में आ गया। तो ऐसी स्थिति में कौन सी आ गई? 5, पनिशमेंट कहां पर है? 6।
अब आप कहां पर आइए, सेक्सुअल असाल्ट के बारे में। अब सेक्सुअल असाल्ट में आए तो कितना आया, 7 और 8 आ गया, कोई प्रॉब्लम? और फिर हमने अगर बात की तो फिर आपका क्या आ गया, हरासमेंट। तो हरासमेंट कहां पर आ गया आपका, 10 एंड 12, 11 एंड 12। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत आसानी से चीजों को देखना होगा। तो जो भी रिलेटेड सेक्शन है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट किस में डिफाइन किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट किस में डिफाइन किया गया, ये सारे जो पॉइंट हैं आपके पास्को एक्ट के, वो सारे क्लियर होने चाहिए। वो सारे क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर वो पार्ट आपका क्लियर नहीं है, अगर वो पार्ट आपका क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जितने भी इंडेक्स वाइज हैं वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म हो गया, तो 9 और 10। तो इतनी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तब आपका पास्को एक्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और यही आपके सिलेबस में है, जितना मैंने आपके सिलेबस में बताया यही सिलेबस में है, सेक्शन 12 तक। तो आपको इस चीजों के बारे में क्लियर हो गया। पास्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान ही रहिए। पास्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा कि, और दूसरी चीज जो पास्को एक्ट है ये आपका जेंडर न्यूट्रल टर्म है, अर्थात यहां पर चाइल्ड के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। चाइल्ड के अंतर्गत मेल भी है और फीमेल भी है, तो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। तो पास्को एक्ट के बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको होता है। अब इसमें पूछा गया स्टेट टू कमिट एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो मीन सेक्शन 5, सेक्शन 5, क्योंकि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कहां पर बता रहा है, सेक्शन 5 पे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। पास्को 2012 अब 3 टाइप ऑफ द ऑफेंसेस की बात करता है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। पोर्नोग्राफिक जो पर्पजेस है ये आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। तो पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी डिफिनीशन सेक्शन 3 में, पनिशमेंट सेक्शन 4 में, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में जो है आपका वो आपका सेक्शन 5 में, और एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो आपका सेक्शन 5 में, एंड पनिशमेंट सेक्शन 6 में, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 8 में और 7 में और सेक्शन 8 में, और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट आपका किस में है, सेक्शन 9 और 10 में, और सेक्सुअल हरासमेंट आपका किस में है, सेक्शन 11 एंड 12 में। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये माइंड आपका क्लियर है तो सेक्शन आपका क्लियर हो गया बस। और आपको डिफिनीशन क्लॉज पर फोकस करके पास्को एक्ट अपना कंप्लीट कर लेना है। एक भी सवाल पास्को एक्ट से बाहर नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड, अभी जो मैंने आपको बताया अगर आपको वो हल्का सा याद है तो आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, सीधा सा सीधा करेक्टली मैच है। तो मैंने कहा कि पनिशमेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट कहां पर है, सेक्शन 12 में, इसका मतलब सेक्शन 11 इज नॉट राइट। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ पास्को एक्ट क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट, बिल्कुल गलत, ये सेक्शन 11 कहता है। सेक्शन 7 ऑफ द पास्को एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट, बिल्कुल सही, और पनिशमेंट इसका 8। इसके बाद एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 ऑफ पास्को किसके बारे में बात करता है, 3 एंड 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के पनिशमेंट के बारे में बात करता है। तो ये भी आपका गलत है। जो भी मैंने आपको बताया एकदम अगर उसी फॉर्मूले पे आपने सवाल को सॉल्व किया तो आसानी से आपके उंगलियों पे ये चीज तैयार हो जाएगी। According to section 32I of the SC/ST Act, whoever not being a member of a scheduled caste even fabricate false evidence intending thereby to cause any member of the scheduled caste to be convicted of an offence which is a capital by the law for the time being in a force, such person shall be punishment। देखिए मैंने कहा एट्रोसिटीज जो आपको सेक्शन 3 में दिया गया है उसी अगर आप सेक्शन 3 में आप जाएंगे तो आपको इससे भी संबंधित प्रश्न मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये पनिशमेंट है और पनिशमेंट इसमें क्लियर है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन होगा, जो आंसर आपका डी होगा।
Section 15, as per Section 69 2A of the Rajasthan Excise Act 1950, where the district excise officer, after passing an order of classification under subsection 2, is of the opinion that is the expedient in the public interest, so to do, he may order the confiscated excisable articles or any part thereof to be. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन, डिस्ट्रॉयड, डिस्पोज ऑफ डिपार्टमेंटली, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? वो डी में है. तो मैंने कहा कि इस धारा को एक्साइज जो एक्ट है इसके बारे में आपको देखना होगा. वो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. What is the limitation period of the appeal against the compulsion order under section 54C of the Rajasthan Excise Act? और वो ऑर्डर आपका है 30 days. ये आपके बेसिक सवाल हैं जो आपके एक्साइज एक्ट आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे. According to section 6 of Rajasthan Excise Act 1950, when any excisable articles in the possession of a person, wife, clerk or servant on account of that person is deemed to be in the possession of that person, so this statement is correct. और ये स्टेटमेंट आपको अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में जाएंगे तो सेक्शन 27 में भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा, इसी के इक्विवेलेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द सीआरपीसी, 245 ऑफ द सीआरपीसी ये किसके बारे में बात करता है? 245 ऑफ द सीआरपीसी ये आपको वारंट केस इंस्टीट्यूटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट. So whether a magistrate is empowered to discharge the accused at any previous stage of the case if he considered that the charge to be groundless. तो क्या मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है किसी भी प्रीवियस स्टेज में, अर्थात ट्रायल के पहले? तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर होगा एस. बिल्कुल, मजिस्ट्रेट को लगता है कि सही नहीं है तब ऐसी स्थिति में कभी भी कर सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस वो करता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा कर सकता है. Which section of the Probation of the Offender Act 1958 mention about the report of the probation officer to be confidential? Section 7. बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन थोड़े बहुत हैं और हो सकता है कि 1 से 2 सवाल आपसे यहाँ पूछ भी लिए जाएं, इसलिए प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट को बहुत आसानी से उसके इंडेक्स को एक बार देखने का प्रयास करिएगा. बेसिकली जितने भी छोटे एक्ट हैं उनके भी इंडेक्स आप एकदम याद रखिएगा. As per the Probation of the Offender Act 1958, on the contravention of the terms of the bond, the court shall punish the offender. तो आपका C, both A and B is the right offense. Means sentence him for the original offense where the failure is for the first time, then without the prejudice to the continuance in the force of the bond imposed upon him the penalty not exceeding 50 rupees. तो सीधा सा सीधा इस पे प्रावधान दिया हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट. तो मैंने कहा कि छोटे छोटे जो एक्ट हैं वो कभी कभी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. एज पर द प्रोविजन ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, द टर्म अनफेयर मीन्स. अब अगर अनफेयर टर्म आया है तो अनफेयर मीन्स का मतलब तो आपको पता होना चाहिए. आप कोई भी चीज अगर प्राप्त करता है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार में, तो एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार में तो जरूरी है लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं सही है. तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि अनफेयर मीन्स होता क्या है. जब किसी एक्ट का नाम ही अनफेयर है तो पहली चीज तो आपको ये पता हो कि अनफेयर का मतलब क्या हो. तो अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन. तो क्या मतलब होगा? उसका मतलब होता है कि टेकिंग अनऑथराइज्ड हेल्प फॉर एनी पर्सन, टेकिंग अनऑथराइज्ड हेल्प फॉर एनी रिटेन मटेरियल. भाई आप कोई मटेरियल लेके गए और नकल कर रहे हैं, किसी दूसरे से आप पूछ रहे हैं. टेकिंग अनऑथराइज्ड हेल्प फॉर एनी रिकॉर्डेड मटेरियल. तो ऑल ऑफ द अबव कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ और अनफेयर मीन्स. ठीक है, और इसका डिफिनीशन भी आपको सेक्शन 2 में यही दिया हुआ है. Which section talks about the offenses by management institution
अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन आपका 9। कौन सा है सेक्शन आपका? 9। तो मैंने आपसे कहा कि आपको सेक्शन को बहुत आसानी से, अगर आपने सेक्शन को सही से देख लिया तो आपने बेसिक ज्यादातर सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप इधर से उधर देखेंगे बस। इन केस ऑफ यश वर्धराजन, बहुत फेमस जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, और आपको पता है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से होता है, और इसी का एक फेमस जजमेंट है जो आपको उससे संबंधित है, यश वर्धराजन का केस, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। whether chapter 5A of the Indian Penal Code 1860 is applicable on the SC/ST Act 1989? yes. अगर आप उसके सेक्शन 6 में जाएंगे तो सेक्शन 6 जो आपका SC/ST एक्ट है, मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 6 जो SC/ST एक्ट है उसमें यही प्रावधान किया है, और उसमें कुछ और भी चीजें लिखी गई हैं, उसमें कुछ और भी चीजें हैं, उन भी चीजों को देखिए कि कौन कौन से चैप्टर वहां पर अप्लीकेबल हो रहा है। अगर SC/ST एक्ट का सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या करें, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ SC/ST एक्ट, द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 34, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A, सेक्शन 149 एंड चैप्टर 23 of the Indian Penal Code shall, so far as may be applied for the purposes of this act, as they apply for the purposes of the Indian Penal Code। तो कौन से सेक्शन? 34, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A, 149 एंड चैप्टर 23 क्या होगा, यहां पर अप्लीकेबल होगा जो सेक्शन 6 ऑफ द SC/ST एक्ट में आपको बताया गया है। बहुत जरूरी चीज है, सवाल यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि बेसिकली सवाल बहुत आसान बनते हैं, बस आपको उस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। छोटे जो एक्ट होते हैं लोग देखने का प्रयास नहीं करते, देखिए आप मेजर एक्ट तो आप देख ही रहे हैं, छोटे एक्ट क्या होते हैं, कभी कभी छोटा छोटा आंसर आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, बस एक बार आपको नजर मारने की जरूरत है। Considering the provision of Rajasthan Public Examination Prevention of the Unfair Means Act 1992, choose the correct statement। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अनफेयर मीन्स में? करेक्ट स्टेटमेंट आपका इसका है सेक्शन 5 लेस डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। तो सेक्शन 5 में आपको यही बातें कही गई हैं, तो ये आप सेक्शन बेस्ड है और आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द JJ एक्ट, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? हीनियस क्राइम एंड पेटी ऑफेंस। दो ऑफेंसेस की बात में क्या किया, मैंने आपसे कहा कि अगर आप डिफिनीशन क्लॉज में जाएंगे तो दोनों ही चीजों के बारे में आपको मिलेगा। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे कौन है? पेटी ऑफेंसेस इंक्लूड द ऑफेंसेस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट under the Indian Penal Code or any other law for time being in a force, imprisonment up to 3 years। imprisonment up to 3 years, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। लेकिन प्रश्न ये बढ़ता है कि हीनियस क्राइम, तो हीनियस क्राइम का मतलब क्या होता है? हीनियस क्राइम का मतलब क्या होता है? देखिए, हीनियस क्राइम्स इंक्लूड द ऑफेंसेस फॉर विच द मिनिमम पनिशमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ for the time being in a force is imprisonment for 7 years or more। तो वहां 10 years था, यहां पर 7 years, तो 7 years और more होगा तो हीनियस क्राइम होगा, और अगर 3 years अप टू 3 years होगा तो आपका पेटी ऑफेंसेस होगा। ठीक है, ये बात आपका JJ एक्ट में कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को भी अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा कि पेटी ऑफेंस मींस अप टू 3 years एंड हीनियस ऑफेंसेस मींस अप टू, अर्थात मोर देन 7 years, 7 years or more। Which of the following is a correctly matched? तो मैंने कहा सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड सवाल है कि कौन सा करेक्टली मैच है। सेक्शन 24 JJ एक्ट क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड ऑफेंस। सेक्शन 13 क्या कहता है? JJ एक्ट स्पेशल प्रोविजन
जो करेक्टली मैच नहीं है, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस। सेक्शन 23 आपका जेजे एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 26 ऑफ द जेजे एक्ट आपको क्या कह रहा है? ठीक है, सेक्शन 20 जेजे एक्ट आपका क्या कह रहा है? तो ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको मैच नहीं कर रहा है? तो यदि आप जेजे एक्ट का इंडेक्स देखेंगे तो जेजे एक्ट के इंडेक्स में यह चीज स्पष्ट रूप से है कि कौन सा सेक्शन है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि सेक्शन 24 जो आपका पता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, सेक्शन 17 स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस। तो सेक्शन जो 17 है यही आपका रॉन्ग क्या है? ये आपका रॉन्ग आंसर है, अर्थात जो धारा 17 है ये स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस से संबंधित नहीं है। और जितने भी सेक्शन है ए, सी और डी, ये तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। तीनों आपके क्या सही हैं? ठीक है। कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द आर्म्स एक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट स्टेटमेंट देना है। अब टर्म मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आता, ऑलरेडी आपको पता है। सेक्शन 5 ऑफ डील विद द लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ द फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इसके बारे में बात करता है, तो ये भी आपका गलत है। सेक्शन 10 डील्स विद द लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द आर्म, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थात यही आपका राइट आंसर होगा। तो सीधा से सीधा सेक्शन बेस्ड सवाल आपको मिले। के.एम. नानावती बहुत फेमस जजमेंट है जो आपका स्क्रेप एंड सडन प्रोवोकेशन पर है, और इस पर ऑलरेडी पिक्चर भी बन चुकी है जो आपको पता है। What is the maximum punishment under section 6 of the Rajasthan Public Examination Prevention of the Unfair Means Act? तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है आपका? बी 7 years। कितना है? 7 years। Which of the following case it was directed by the Supreme Court that FIR should be uploaded within a 24 hour of the registration on the public website? अब देखिए, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, ये बहुत जजमेंट केस है। इसके अलावा एक जजमेंट आपको और बार बार सुनने को मिलता है, और वो जजमेंट है इसी FIR से संबंधित है, ललिता कुमारी का। ये भी जजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैंडेटरी इन FIR की बात कर दी, और उसके अलावा कुछ आपकी इंक्वायरीज की बात की कि आप कुछ केसेस में पहले इंक्वायरी करिए फिर उसके बाद FIR रजिस्टर करिए। तो इसमें दो जजमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक आपका यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेकंड ललिता कुमारी, दोनों जजमेंट आपके बहुत जरूरी हैं। Which of the following cases related डाइंग डिक्लेरेशन? सीधा सा मतलब है कि डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित सवाल कौन सा है, आपने सीधा सा पढ़ा, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस है। ठीक है, आर बनाम गोपाल चंद गोपी, आर बनाम प्रिंस आप जानते ही हैं, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर भी आप जानते हैं। तो कीन वर्सेस अब्दुल्ला जो है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर आपका पता है कि आपका कॉमन इंटेंशन से है। आर बनाम प्रिंस भी आपका मेंसरिया से संबंधित है, लेकिन क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला जो आपके डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है, जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर सिद्धांत दिए गए थे। In which of the following case the statement under section 32 of the Indian Evidence Act will not be relevant? अगर हम सेक्शन देखें तो 32 में कैन नॉट बी फाउंड, तो मीन्स ये आंसर क्या होगा? सही होगा। तो पर्सन हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग ये भी है, पर्सन हु इज डेथ ये भी है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा विल नॉट बी रेलिवेंट? ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ कैन बी फाउंड है। यहाँ पे अगर कैन नॉट बी फाउंड होता तब ये सही होता। तो ऐसी स्थिति में ये है, सेक्शन बेस्ड है, सीधा सा सीधा सेक्शन में क्या कहा गया है। सेक्शन 303 ऑफ द IPC, मैंने आपसे पहले ही बताया कि बहुत सारे सवाल है। 303 ऑफ द IPC कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है, और ऐसी स्थिति में उसको अगर कोई अपराध करता है
तो ऐसी स्थिति में डेथ पेनाल्टी देना मैंडेटरी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इंडियन पिनल कोड की जो धारा 303 है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसे क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इसका आंसर आपका यही होगा, डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 303 ऑफ द आईपीसी which provide that whoever sentenced to the imprisonment for a life commits a murder shall be sentenced to a death was declared unconstitutional by the Supreme Court in Mithu versus State of Punjab. By which amendment 304B of the IPC, जो आपको डाउरी डेथ से संबंधित है, इसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1986 में क्या किया गया? एड ऑन किया गया। ठीक है, जो कम इन फोर्स हुआ आपका नवंबर 1989 को। ठीक है, इसके तहत जो पनिशमेंट है वो आपका मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर है और जो क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक है, और इसे कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइब्यूनल किया जाएगा। Which of the following section of the CRPC 1973 empower the court to convert a summon case into warrant case? तो कौन कर सकता है? सेक्शन 259, सेक्शन 259, जहां पर आपके सम्मन केस के ट्रायल के बारे में है, जो आपका 251 टू 259 तक है। ठीक है, जो आपको सम्मन केस के ट्रायल के बारे में आपको बता रहा है, तो सेक्शन 259 इसका राइट आंसर होगा। Which case Section 27 of the Indian Evidence Act was held to be constitutionally valid? तो सीधा सा सीधा देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अपने आप में एक फेमस जजमेंट है, इसलिए इस जजमेंट को आप अपने आप याद रखिएगा। ये बहुत ही फेमस जजमेंट है और यहां से संबंधित सवाल आपसे बार बार ही एविडेंस एक्ट में पूछे गए हैं और ये सवाल आपका गलत भी नहीं होता। देवमन उपाध्याय जो आर्टिकल 14 के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, किसके परिप्रेक्ष्य में बात करता है? आर्टिकल 14। एक काथी कालू ओगाट का भी केस आता है, काथी कालू ओगाट का भी केस आता है जो 27 के बारे में बात करता है। तो ये देवमन उपाध्याय आर्टिकल 14 के परिप्रेक्ष्य में बात करता है और काथी कालू का जो केस है, जो काथी कालू का केस है वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के परिप्रेक्ष्य में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के परिप्रेक्ष्य में आता है। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द करेक्ट प्रोविजन। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का ये प्रावधान है जिसमें सेक्शन 32A 32 सब क्लॉज 6 32 सब क्लॉज 6 32 सब क्लॉज 5 के बारे में बात किया है। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसके बारे में आप देखिए। अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो एविडेंस एक्ट में कभी कभी ये से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हुआ तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो जो सेक्शन 22 ऑफ द एविडेंस एक्ट है, बेसिकली हम डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन उसका एक पार्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो पहला है स्टेटमेंट इज मेड इन अ विल और डीड रिलेटिंग टू द फैमिली अफेयर्स। ये प्रावधान आपको कहां पर है? सेक्शन 32 सब क्लॉज 6। दूसरा है स्टेटमेंट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के बारे में कहां पर है? सेक्शन 32 सब क्लॉज 5। स्टेटमेंट कंटेन इन द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 इन क्लॉज ए। अब ये कहां पर है? सेक्शन 32 सब क्लॉज 7। एन स्टेटमेंट इज मेड बाय पर्सन्स एक्सप्रेस फीलिंग इन रेलिवेंट टू द मैटर इन अ क्वेश्चन। ये कहां पर है? सेक्शन 32 सब क्लॉज 8। तो याद रखिएगा, यहां से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं क्योंकि स्पेसिफिक एरियाज है
तो एग्जामिनर कुछ फंसाने के लिए आपको कर सकता है, तो सब क्लॉज से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़े बहुत सब क्लॉज जो इंपॉर्टेंट सब क्लॉज हैं जिसके बारे में भी आप देखने का प्रयास करिएगा। अब सेक्शन 6 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट अप्लाई टू द ऑफेंडर व्हाट एज, तो सीधा अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट जो बात करता है सेक्शन 6 अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। Which of the following public examination are included under the Rajasthan Public Examination Prevention of the Unfair Means Act 1992? तो इसमें से जो भी इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है? एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान अंडर द राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 1957, बी एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी चीजें कंप्लीट है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जाम को ये क्या करता है, कवर करता है। ये क्या करता है, कवर करता है। आप कभी ये मत सोचिएगा क्योंकि राजस्थान का एक्ट है तो सिर्फ राजस्थान की जो संस्थाएं हैं उन पर ही लागू होगा। राजस्थान के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हो, सारे एग्जामों को ये क्या करेगा, कवर करेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और यदि आप राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट देखें तो ये एक्ट में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। एट विच स्टेट ए रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डीम्ड टू बी कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट कब किया जाएगा, ये कंप्लेंट कब किया जाएगा, जब आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, तो अगर आप सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी देखते हैं जो कंप्लेंट शब्द को परिभाषित करता है, तो वहां पे डीम्ड कंप्लेंट की बात करता है, वहां पर डीम्ड कंप्लेंट की बात करता है। अर्थात मतलब है कि पुलिस ऑफिसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ, तब जब उसने पुलिस रिपोर्ट में देखा कि यहां पर जो अपराध है वो अपराध क्या है, संज्ञेय अपराध हो रहा है, असंज्ञेय अपराध हो रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब उसे अन्वेषण के पश्चात, तो इसी को हम कहते हैं डीम्ड रिपोर्ट, डीम्ड रिपोर्ट या डीम्ड कंप्लेंट। ठीक है, तो सेक्शन 2D में आपको जाना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कंप्लेंट की। विच पर्सन इज कंसीडर टू बी एब्सकॉन्डिंग अंडर सीआरपीसी। अब देखिए, आप जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ कंपेल किया गया, एक व्यक्ति है। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप कुछ भी नहीं सही, अगर आप प्रोसेस जानते हैं तो आप आसानी से करते हैं। ए ने कोई अपराध कारित किया, अब अपराध कारित करने के लिए उसे सम्मन या वारंट किया गया, लेकिन व्यक्ति क्या हुआ, हाजिर ही नहीं हुआ। अब जब व्यक्ति वारंट के बाद हाजिर ही नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इसको गिरफ्तार करेगा। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर से बचने का प्रयास कर रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में इसे क्या कर दिया जाएगा, एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर कर दिया जाएगा। तो वो कब होगा, जब वो भागने की वारंट हुआ और वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। एब्सकॉन्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, कंसीलिंग हिमसेल्फ और अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। तो चारों जो तीनों जो परिस्थितियां हैं वो फुलफिल कर रही हैं एक व्यक्ति को एब्सकॉन्डिंग अंडर द 82 जो आपका सीआरपीसी है उसके तहत। तो ये आपका होगा ऑल द अबव। आप अगर सेक्शन भी पढ़ेंगे 82 तो शुरुआत भी आपकी यहीं से होती है। तो सीधा सा अगर प्रोसेस आप जानते हैं तो आसानी से सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, a confession made to a police officer is the irrelevant। सीधा सा है कि कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने बन रहा है, अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। आंसर कौन होगा, इनएडमिसिबल एज एविडेंस इन अ कोर्ट। एनी कोर्ट में अल्टर और एड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर। तो आपको पता है कि अगर हम सीआरपीसी में जाएं
तो सीआरपीसी की धारा 211 से लेकर 224 तक, 211 से लेकर 224 तक चार्ज से संबंधित प्रावधान है, और उसी चार्ज में एक धारा है, वो धारा आपकी 216 और 217 है। तो धारा 216 कहता है कि क्या करता है, कोर्ट क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, और कोर्ट चार्ज को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है। और कब कर सकता है, बिफोर अ जजमेंट, बिफोर अ जजमेंट। तो बिफोर अ जजमेंट कोर्ट के पास ये पावर है कि ये चार्ज को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, और चार्ज को एड ऑन कर सकता है। लेकिन करेगा कब, जब निर्णय पास होने के पहले। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट ने अल्टर एट एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर अ जजमेंट इज ए प्रोनाउंस, तो सेक्शन 216 ऑफ द सीआरपीसी यही बात कह रहा है। तो इसका आंसर आपका डी हो। पी ए चाइल्ड ऑफ 9 years ऑफ एज स्टोल ए निकल्स जिसकी कीमत कितनी है, 3, and immediately afterwards sold it for 5 annas to him who purchased it knowing it to be have been stolen by the child। तो आप जानते हैं कि it was committed an offense under section 1411 of the IPC। इसने क्या किया, ऑफर कमिट कर दिया स्टोलन प्रॉपर्टी का। अगर आप देखेंगे आईपीसी में तो ये आपका कवर करेगा। Section 22 of the Arms Act. Section 22 of the Arms Act deals with A. Search and seizure by magistrate. Which of the following section Rajasthan Public Examination Act 1992 the term unfair means has been defined? तो अनफेयर मीन्स कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 2C में। सीधा सवाल है, इन सब सवालों में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन पता है तो आसानी से आप आगे करेंगे और आगे निकल चलेंगे। According to section 66 of the Rajasthan Excise Act 1950, if any person after having been previously convicted of an offence punishable under the said act subsequently commit the conviction of an offence, he shall be liable to। तो imprisonment आपको कितने दिनों तक दिया जाएगा, इसका आंसर होगा आपका twist the punishment which might be imposed on the first conviction under the act। जो पनिशमेंट के लिए रूल है उस रूल के तहत ये होगा जिसके तहत आपको अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट में बता गया है। तो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट कहां पर होगा, तो पूरे राजस्थान में होगा, कोई पार्टिकुलर रीजन में तो होगा नहीं, तो होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एज पर द शेड्यूल प्रोवाइडेड इन द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 and with reference to the section 2 of the act the provision of the said act apply। तो कहां पर अप्लाई होगा, provision of the said act, तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि हर जगह होगा और उसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, डी होगा। हाउ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वाज इनफोर्स, तो कैसे हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, क्योंकि एक्ट पास किया गया और एसेंट हुआ 2 अप्रैल 2013 को और कम इन फोर्स हुआ क्या कहते हैं 3 फरवरी 2013 को। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, ये आप याद रखिएगा 2013 के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हेल्ड दैट चीफ मिनिस्टर और ए मिनिस्टर इज एन पे ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर कम विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट जो आपका डिफाइन किया गया इंडियन पीनल कोड में वो सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 21 में। तो सेक्शन 21 आपको पब्लिक सर्वेंट के बारे में डिफाइन करती है और उस पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति लोक सेवक होगा और कौन सा व्यक्ति लोक सेवक नहीं होगा। तो जब इसमें आपको ये बताया गया कि कौन सा व्यक्ति लोक सेवक है और कौन सा लोक सेवक नहीं है, ठीक है, तो इसके जो 12 क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज को आपको अच्छे से देखना है। जो क्लॉज है उस क्लॉज को आपको अच्छे से क्या करना है, देखना है। सेक्शन 21 जो आपका इंडियन पीनल कोड का है, तो करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, इस जजमेंट में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया और चीफ मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर को भी पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत शामिल किया गया। A, by putting Z in a fear of grievous hurt।
dishonestly induce J to sign or offers his seal to the blank paper and deliver it to A. J sign and deliver the paper to A in this case. देखिए सीधा सा मतलब है, यहां पर आपका फियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और जब फियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन गया, एक्सटॉर्शन बन गया, और आपको क्या किया गया, इंड्यूस किया गया कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप डिलीवर करिए। तो ऐसी स्थिति में ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। तो अगर आपने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब थेफ्ट क्या है, यहां पर फियर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सटॉर्शन में क्या हो गया, फियर हो गया। अब जब रॉबरी हो गई तो रॉबरी में फियर तो आया, लेकिन फियर क्या हो गया, स्टेंट हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या हो गई, रॉबरी। तो रॉबरी क्या होती है, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। रॉबरी कुछ नया नहीं है, चोरी का अगला चरण ही क्या है, लूट है, ठीक है। फिर डकैती में मिनिमम 5% की बात कर दी गई। फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में संपत्ति आपकी नहीं है और आप जानते भी हैं कि हमारी संपत्ति नहीं है, लेकिन आपने बिना बोनाफाइड सर्च किए खुद ही उसका प्रयोग कर लिया, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है कि ये यू हैव इन्वेस्ट, आपके ऊपर किसी का बहुत ट्रस्ट है और आपने उसकी संपत्ति का मिसयूज कर दिया। तब ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जब आप ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में थेफ्ट में क्या अंतर है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो मैंने कहा कि थेफ्ट में फियर नहीं है, एक्सटॉर्शन में फियर है। रॉबरी क्या है, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन है, मींस वहां पर फियर तो है लेकिन इंस्टेंट फियर हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, रॉबरी बन जाएगा। डकैती में 5% हो गए, 5 और मोर पर्सन, तो डकैती आपकी हो गई। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी इस तरह से सवाल आप सॉल्व कर सकेंगे। और आपके उस एग्जाम में इस तरह के सवाल हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप करिएगा कि जहां पर फियर है, अब यहां पर आपको क्या बन रहा है, फियर मिल रहा है, फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो जो फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट बन रहा है, जो एक्सटॉर्शन है, ये रॉबरी नहीं है, क्योंकि स्टेंट ग्रीवियस हर्ट का नहीं वो है। अगर यहीं पे स्टेंट हो जाता तब ऐसी स्थिति में ये रॉबरी के रूप में परिवर्तित हो सकता था। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जो लूट होती है, जो रॉबरी होती है, वह थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का अगला चरण होता है, नेक्स्ट स्टेप ही होता है, ठीक है। अंडर द इंडियन पिनल कोड, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड his wife during separation is punishable। तो सेक्शन 366 बी में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग के बारे में बताया गया है। तो अगर आप इंडियन पीनल कोड में जाएं तो इंडियन पीनल कोड में जब भी नए प्रावधान आपको जोड़े गए हैं, चाहे आप 376 में जाइए, चाहे आप 376 से लेकर 375 से लेकर 376 के बाद जो भी प्रावधान आपके जोड़े गए हैं, 368 इंटरकोर्स बाय मैन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, तो इसका आंसर आपका 370A। फिर आपका बी, इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट विद वुमेन इज कस्टडी, इंटरकोर्स बाय इन रिमांड रूम। तो ये सारे जितने भी पार्ट हैं, जो डी तक है, जो गैंग रेप तक के बारे में आपसे बात करता है, सारे जो प्रावधान हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहां से संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि आपको 375 से लेकर उसके 376 के जितने क्लॉज हैं, और उसी तरह 354 दो पार्ट, 375 से लेकर 376 में जितने भी क्लॉज जोड़े गए हैं, जितने भी ए, बी, सी और डी जोड़े गए हैं, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह 354 में आप चले जाइए, जितने भी ए, बी, सी, डी जोड़े गए हैं, ये सारे क्लॉज आपको याद होने चाहिए। 100% एक सवाल आपसे यहां से पूछा जाएगा, ये आप श्योर जानिए। इसलिए यहां पर कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। A is a police officer, torture B in order to induce B
to confess that he has committed a crime, he is a guilty of offense under। तो देखिए एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, और जो एग्जाम्पल जो आपका है वो इंडियन पीनल कोड की धारा 330 में एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम दिया हुआ है, एग्जैक्ट स्केल स्टेशन में यही प्रॉब्लम है, और यहां से नंबर ऑफ टाइम आपसे सवाल पूछा भी गया है, इसलिए इस सवाल को आप इस ढंग से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें सेक्शन को मैच किया, मैंने कहा सेक्शन बेस्ड सवाल आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, और आप इसमें भी देखिए तो सेक्शन बेस्ड सवाल आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो सीधा से पता है कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड आपका कहां पर है, 308 में, कहां पर है 308 में। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड आपको बहुत ज्यादा पता है, 309 में। असॉल्ट कहां पर है, 351 में। एब्डक्शन कहां पर है, 362 में। सीधा सा सीधा सवाल है और सीधा सा सीधा इसका आंसर है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द टर्म रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी और द कोएक्सटेंसिव, बिल्कुल गलत है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, और दे आर इंटरचेंजेबल। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपको पता है कि रेलिवेंसी का मतलब अलग होता है और एडमिसिबिलिटी का मतलब अलग होता है। रेलिवेंसी का मतलब होता है लॉजिक पर डिपेंड होता है, अर्थात यदि कोई लॉजिक है उसको तो एडमिसिबल है, और एडमिसिबल डिटरमाइंड बाय द कोर्ट होता है कि इस एविडेंस को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे। तो रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी में बेसिक जो अंतर होता है वो आपका ये होता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ना एक दूसरे पर निर्भर है, और ना एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। अब देखिए रेस जेस्टे जो आपका है वो सेक्शन 6 जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, और ये टर्म आपका आया, ये टर्म आपका रेस जेस्टे इज एक्सेप्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल। तो किस रूल का एक्सेप्शन है, तो आपका हियरसी एविडेंस। किसका है, हियरसी एविडेंस। तो अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में जाएं तो सेक्शन 60 आपकी हियरसी एविडेंस एक्सक्लूजन की बात करता है। रेस जेस्टे जो है वो सेक्शन 6 ऑफ द की बात करता है। स्टॉपेल जो है वो सेक्शन 115 की बात करता है। रेस जुडिकाटा ये आपका सीपीसी का सेक्शन 11 की बात करता है। रूल ऑफ प्रिजम्पशन ये प्रिजम्पशन की बात करता है। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो यहां पर आपको है तो सेक्शन 6 जो आपका रेस जेस्टे है इसका जो एक्सेप्शन है वो आपका हियरसी एविडेंस है। Which of the Indian Evidence Act state that all the persons shall be competent। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब मैंने शुरुआत की डिस्कशन का तभी मैंने बताया कि सेक्शन 118 एवरी पर्सन क्या है, कैपेबल है क्या देने के लिए, एविडेंस देने के लिए। तो स्टेट दैट शैल ऑल पर्सन शैल बी competent टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू द देम। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन किसका है, 118 का, जो आपका विटनेस के बारे में बात करता है, डम विटनेस के बारे में। Which section of the Indian Evidence Act the plea of alibi is laid down। तो सेक्शन 11 आपको पता है कि अगर आप हैं और अपराध कहीं और हुआ और आप हैं कहीं और, तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त है वो कह सकता है ना कि भैया मैं तो था ही नहीं, जब अपराध कारित हुआ मेरा उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे खिलाफ कौन आरोप लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप प्री ऑफ एलिबाई का ले सकते हैं, वो आपको सेक्शन 11 में है इंडियन एविडेंस एक्ट। According to section 219 of the CRPC, how many offenses of the same kind has been committed within a year। तो आपको पता है not exceeding 3। अब BNS में ये चेंज हो चुका है, लेकिन आपको ओल्ड में चलना है तो 3 ऑफेंसेस। अगर आप यहां पे भी देखेंगे ना तो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज जो आपका है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि किस सेक्शन में है तो नॉट एक्सीडिंग 3, तो यहां पर भी आपका ज्वाइंडर ऑफ चार्ज है।
ज्वाइंडर ऑफ जो चार्ज होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सेक्शन 218 एक जनरल रूल के बारे में बात करता है, लेकिन इसका जो प्रोविजो है वो आपका एक्सेप्शन की बात करता है। सेक्शन 219 जिसके बारे में अभी आपने बात किया कि अगर सेम काइंड ऑफ द ऑफेंस होता है और वो भी 12 मंथ में होता है और 3 से अधिक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में इसका जो ट्रायल होगा वो ज्वाइंट होगा। 220 सेम ट्रांजेक्शन में 221 एंड 223, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 223 मतलब कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनका हम ज्वाइंट रूप से क्या कर सकते हैं, आरोप लगाएंगे, उनका ज्वाइंट ट्रायल कर सकते हैं। तो यहां से बहुत सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज ये आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए। तो आरोपों का संयोजन जिसे हिंदी में कहते हैं। When a search is required to be conducted outside India, a criminal court may be under section 166A of the CRPC। तो मैं आपको सबको पता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये आपका इशू होता है, और वो कहां पर है, सेक्शन 166A CRPC में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछे भी जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है पुलिस द्वारा के द्वारा, जो मजिस्ट्रेट नहीं है, या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा, और जिसका पर्पज क्या होता है, टू कलेक्ट एविडेंस। तो सेक्शन 2H जो सीआरपीसी का है, सेक्शन 2H जो सीआरपीसी का है, वो इन्वेस्टिगेशन शब्द को डिफाइन करता है और उसके ऑब्जेक्ट को भी बताता है कि यह इसका जो पर्पज होगा वो कलेक्शन ऑफ द एविडेंस होगा, अर्थात साक्ष्यों को एकत्र करना। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। ठीक है, और जिसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। A is being put a summary trial for retaining stolen property. The value of property should not be, अब ये should not be exceed ₹2000। देखिए स्पष्ट रूप से जो समरी ट्रायल होता है, तो समरी ट्रायल जो समर ट्रायल सेक्शन 260 से लेकर 264 तक है, वहां पर समरी ट्रायल के बारे में बात किया गया है, और समरी ट्रायल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और उसकी लिमिट क्या है, उसके पनिशमेंट क्या है, यहां से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और तभी कर सकता है सेकंड क्लास जब उसे ऐसा एम्पावर्ड किया जाए। तो सारे प्रावधान आपको यहां पर मिलेगा। तो कितना होगा, एक्सीडिंग ₹2000। Which of the following statement is not true according to section 211 of the CRPC। तो 211 ऑफ द सीआरपीसी मैंने आपसे बताया कि चार्ज के बारे में है, कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि चार्ज में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका चार्ज में उल्लेख किया जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका चार्ज में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, तो इसके बारे में बताता था। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस व्हिच द एक्यूज्ड इज द चार्ज, ये आपका सही है। इफ द लॉ ऑफ द क्रिएट द ऑफेंस गिव इट्स एन स्पेसिफिक नेम, नॉट नेसेसरी that the offense may be described in the charge by that name only। अगर कोई स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है तब आपको उसके बारे में बताना होगा, नॉट नेसेसरी नहीं। ठीक है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट that every legal condition required by the law to constitute the offense charge was fulfilled in the particular case। The charge shall be written in the language of court। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। बी वाला ऑप्शन क्या है, इज नॉट ए करेक्ट। अगर आप कंटेंट में पढ़ेंगे तो कंटेंट में बी वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑफेंस है, स्पेसिफिक लॉ में उसका नाम दिया है, तो उस ऑफेंस का नेम आपका देना, मेंशन करना होगा। अगर कोई ऑफेंस है जिसका स्पेसिफिक लॉ में कोई नाम नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उस ऑफेंस का डिफिनीशन आपको देना होगा। ये सवाल आपका सेक्शन 211 ऑफ द सीआरपीसी ये आपको कहता है।
whether the term public servant under the आर्म्स एक्ट, अब इसका इक्विवेलेंट है या नहीं, बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा इंडियन पिनल कोड में दी गई है वही परिभाषा आपका पब्लिक सर्वेंट का आर्म्स एक्ट 1959 में भी दिया हुआ है। 66-67 ABC is a rifle club recognized by the central government. They have more than 50 air rifles. Whether section 3 of the Arms Act 1959 apply to the said rifle club or not? तो बिल्कुल ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको लाइसेंस जो एक्विजिशन पोजेशन ऑफ द फायर आर्म्स का है ये सेक्शन 3 में आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन 2 ऑफ जेजे एक्ट जो है, विच अथॉरिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलिंग द मेंटेनिंग द ऑब्जर्वेशन होम, तो ऐसी स्थिति में जुवेनाइल जो वेलफेयर बोर्ड है वो क्या है, लायबिल है। और मैंने आपसे कहा कि ऐसी स्थिति में आपको हर चीजें, क्योंकि जुवेनाइल जो बोर्ड है, जेजे बोर्ड है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है, उसके पावर भी आपको बताए गए हैं, डिफिनीशन क्लॉज को आपको पूरा देखना है। तो ऐसी स्थिति में जेजे एक्ट के संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आपको आसानी से आप कर लेंगे। अगर आपने डिफिनीशन सही से नहीं किया तो ऑब्जर्वेशन होम के बारे में क्या कहता है, मीन्स एन ऑब्जर्वेशन होम एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप of a district by a state government either by itself or through a voluntary or non-governmental organization and is registered as such for the purposes specified in the subsection 1 of section 47. According to section 26 of the JJ Act, any police officer may take charge of a child in a conflict with the law who has run away from the special home or an observation home or a place of safety or from the care of a person or the institution under whom the child was placed. Under whom the child was placed. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो कौन लेगा? पुलिस ऑफिसर। कहाँ, क्यों लेगा? अगर कोई व्यक्ति ऑब्जर्वेशन होम से भाग जा रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? ऐसे चाइल्ड को अपने कस्टडी में ले लेगा। अब देखिए प्रोविजन सेक्शन 2013 ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन जो एक्ट है अनफेयर मींस का, उसके बारे में क्या बात करता है? पेनाल्टीज के बारे में बात करता है। तो सीधा सेक्शन से सवाल है जो आपको देखना होगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेपर का जो लीक है उसको रोका जाए, जो अनपेड प्रैक्टिसेस है उसको समाप्त किया जाए, तो प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड यूज ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर आपका ए होगा। सेक्शन 5 ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 स्टेट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द लीकेज बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड विद द एग्जामिनेशन वर्क। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। मैंने पहले ही कहा ऑब्जेक्ट क्या है? लीकेज को रोकना है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो लीक हो रहा है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको क्या करना है? रोकना है। According to section 16 of the JJ Act 2015, which authority is empowered to review the pendency of case before the JJB once in every 3 months? कौन होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं और सेक्शन बेस्ड सवाल है, इसलिए आपको आसानी से इसको देखना होगा। तो 2 क्वेश्चंस और आपके हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिस कराया, विच टाइप ऑफ मिस्टेक। तो आपको पता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज होता है। तो मैरिटन मैगजीन भी आप जानते हैं, और भारतीय में मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सक्यूजेबल बनाया गया है और नॉन एक्सक्यूजेबल मिस्टेक ऑफ लॉ को बनाया गया है। और लास्ट जो सवाल आपका है वो आपका है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ द जेजे एक्ट, after apprehending a child in a conflict with the law, which authority is responsible for informing the parents or guardian? तो कौन सा है? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो सी बोथ एंड बी, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर।
तो देखिए मैंने जो भी आपको सवाल बताए, ये सारे 75 सवाल, ये मैं नहीं कहता कि सारे सवाल आपसे एग्जाम में पुटअप हुई हो रहे हैं, लेकिन एक चीज आपका क्लियर है कि आप अगर माइंड अप्लाई करेंगे और माइंड अप्लाई करने के साथ इन 75 क्वेश्चन को बेस बनाकर एक बार अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को इवेल्युएट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी होती चली जाएंगी। और तैयारी को इवेल्युएट करने का मतलब है इतना ज्यादा समय नहीं है, और नहीं तो क्वेश्चंस को और भी ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट से डिस्कस किया जाता। समय कम है, टाइम कम है, इस वजह से सवाल को बहुत जल्दी जल्दी और धीरे धीरे डिस्कस किया गया, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया कि चीजें आपकी क्लियर हो सके, आप जो है माइंड को अपने आप को इंप्रूव कर सके कि आप एग्जाम के प्रिपरेशन में कहां पर हैं और कहां पर नहीं है। तो एग्जाम को आपको ज्यादातर सवाल मैंने आपसे बताया सेक्शन बेस्ड है, बेसिक जो लोकल्स जो नॉर्मल सेक्ट हैं वो भी आपके बहुत सेक्शन बेस्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा सवाल कितना ले रहे हैं और कितना नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को अपना सॉल्व करिए और चीजों को अच्छे से करिए। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो पेपर के डिस्कशन के साथ हम पुनः आपके साथ मिलते हैं और देखते हैं कि पेपर का डायमेंशन क्या कह रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।